हे दोस्तों, सोचो जरा, एक ठंडी रात है, 14 अप्रैल 1912 की। आप दुनिया के सबसे मैग्निफिसेंट शिप पर हैं, टाइटैनिक। जिसे अनसिंकेबल शिप कहा जाता था। एक ऐसी शिप जो लग्जरी और ह्यूमन अचीवमेंट का अल्टीमेट सिंबल थी। लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही ये फ्लोटिंग प्लेस अटलांटिक ओशन के तल में डूबा होगा। तो आखिर कैसा क्या हुआ उस रात? कैसे दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस्ड शिप समुंदर में डूब गई? पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहो। हम टाइटैनिक के इस इनक्रेडिबल और ट्रेजिक जर्नी में दोबारा जाने वाले हैं। तो गाइस, टाइटैनिक की कहानी समझने के लिए हमें 1909 में जाना पड़ेगा, जब हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड बेलफास्ट नदन आइलैंड में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। टाइटैनिक एक ओलंपिक क्लास लाइनर्स के ट्रायो का हिस्सा थी, जो ट्रांसएटलांटिक पैसेंजर मार्केट को डोमिनेट करने के लिए बनाई गई। इसमें लग्जरी और स्पीड का परफेक्ट ब्लेंड था। ये सिर्फ एक शिप नहीं थी, ये एक फ्लोटिंग सिटी थी जिसका साइज 882 फीट लंबा था, लगभग 3 फुटबॉल फील्ड जितना। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ साइज की बात नहीं, ये लग्जरी का एक ऐसा लेवल था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सोचो, ग्रैंड स्टेयरकेसेस जिसमें रोट आयरन और गोल्ड डिटेलिंग थी, डाइनिंग रूम्स जो किसी भी फाइन होटल से पॉपुलेंट थे, और एक हीटेड स्विमिंग पूल भी था। हाँ, 1912 में शिप पर हीटेड पूल होना काफी माइंड ब्लोइंग था। ये सिर्फ इंटीरियर सीन नहीं था जो इम्प्रेसिव था, शिप में 16 वेटर टाइट कंपार्टमेंट भी थे, जिनको मैसिव स्टील डोर्स अलग करती थी, जो इमरजेंसी में क्लोज हो सकते थे। इंजीनियर्स को इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर 4 कंपार्टमेंट भी फ्लड हो जाएं, तो भी टाइटैनिक एफ्लोट रहेगी। इसी वजह से लोग इसे अनसिंकेबल शिप कह रहे थे। लेकिन जैसे हिस्ट्री ने दिखाया, ये सिर्फ लाइफ बोट्स के नंबर या डिजाइन फीचर से ज्यादा इंसानों की इनविंसिबिलिटी वाली सोच पर भी डिपेंड करता था। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने मेडन वोयाज पर साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकली। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग ऑन बोर्ड थे। दुनिया के सबसे वेल्दी जैसे जॉन जैकोब एस्टर से लेकर स्टीरेज में इमिग्रेंट्स तक, जो नई जिंदगी की शुरुआत करने अमेरिका जा रहे थे। शिप ने रास्ते में चेरबर्ग फ्रांस और किंग्स्टाउन आयरलैंड में भी रुककर और पैसेंजर पिक किए। ये एक सपनों से भरी हुई शिप थी। कुछ पैसेंजर्स लग्जरी में जीने जा रहे थे, गवर्नमेंट्स मील का मजा ले रहे थे और बॉल रूम्स में डांस कर रहे थे, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक फ्रेश स्टार्ट की उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन सबके बीच एक चीज कॉमन थी, सबको लगता था कि वो दुनिया की सबसे सेफ शिप पर है। डेक पर स्ट्रोल करते हुए, जब शिप ओपन ओशन में सेल कर रही है, हवा थोड़ी ठंडी है और हर कन्वर्जेशन में एक एक्साइटमेंट की फीलिंग है। लोअर डेक भी काफी वाइब्रेंट थे, जहाँ फैमिली स्टोरी शेयर कर रहे थे और लाफ्टर रूम भर रही थी। लेकिन सब सेलिब्रेशंस के नीचे एक फत्ते का असर धीरे धीरे पास आ रहा था। 14 अप्रैल को दिन भर टाइटैनिक ने कई मैसेज रिसीव किए जो आइसबर्ग की वार्निंग दे रहे थे। वायरलेस ऑपरेटर्स जो पैसेंजर्स के मैसेज सेंड करने में बिजी थे, उन्होंने कुछ वार्निंग्स ब्रिज तक पहुंचाई। लेकिन क्योंकि टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जा रहा था, शिप ने अपनी स्पीड लगभग फुल स्पीड 22 नॉट्स यानी 25 मील्स पर आवर रखी। अब इस सुनने में थोड़ा क्रेजी लगता है, लेकिन उस वक्त के शिप के लिए वार्निंग इग्नोर करके फुल स्पीड पर रहना, आखिर स्पीड कम करना अराइवल डिले होने का मतलब होता, और टाइटैनिक का एम रिकॉर्ड तोड़ना था। ऊपर से कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जो समय के सबसे एक्सपीरियंस्ड कैप्टन में से एक थे, शिप चला रहे थे। अगर कोई इसको नेविगेट कर सकता था तो वो सिर्फ कैप्टन स्मिथ ही हो सकते थे, या शायद नहीं। फिर रात 11:40 पर वो पल आया। लुकआउट फेडरिक फ्लीट ने एक मैसिव आइसबर्ग सीधा सामने देखा, जो अंधेरे में एक जायंट शैडो की तरह था। उसने तुरंत वार्निंग बेल 3 बार बजाई और ब्रिज को कॉल किया। क्रू एक्शन में आ गया। शिप को स्टेयर करने की कोशिश हुई, लेकिन इतनी हाई स्पीड पर टाइटैनिक जल्दी नहीं मुड़ पाई। आइसबर्ग ने शिप की स्टारबोर्ड साइड पर
स्क्रैप किया और शिप के स्टील प्लेट्स में कई जगह पर छोटे छोटे पंचर्स हो गए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। डैमेज एक बड़ी गैस की तरह नहीं था जैसे लोग अक्सर सोचते हैं। आइसबर्ग ने कुछ छोटी छोटी रैप्चर्स की जो वाटर लाइन के नीचे थी, जिससे पानी 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में भी भर गया। जब कंपार्टमेंट्स एक एक करके भरने लगे, पानी बल्क हेड के ऊपर से स्पिल होकर अलग कंपार्टमेंट में भी जाने लगा। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था जो रुकना मुश्किल था। क्रू को जल्दी समझ आ गया कि अनसिंकेबल टाइटैनिक अब एक इनविटेबल फेट का सामना कर रही थी। जैसे ही शिप आगे की तरफ टिल्ट होने लगी, पैसेंजर को डिजास्टर का असली स्केल समझ आने लगा। क्रू मेंबर्स ने लाइफ बोट अनकवर करनी शुरू की, लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात थी। शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट थी जो केवल आधे लोगों के लिए काफी थी, और कैओस के बीच लाइफ बोट्स हाफ फुल लॉन्च हो रही थी। काफी लोग अब भी शिप छोड़ने के लिए रिलक्टेंट थे। सोचो जरा, इवनिंग गाउन्स और लाइफ जैकेट में स्क्रैम्बल कर रहे हैं, फैमिलीज अलग हो रही हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए रो रहे हैं। कुछ पैसेंजर्स जैसे मिलीनियर जॉन जैकोब एस्टर अपनी वाइफ्स को लाइफ बोट पर चढ़ाने में मदद कर रहे, ये जानते हुए कि उन्हें पीछे ही रहना पड़ेगा। दूसरे लोग डेस्परेट होकर किसी भी तरह से शिप से निकलने की कोशिश कर रही थी। रात लगभग 2:18 तक टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट रही थी। शिप का स्टर्न हवा में ऊपर उठ गया और पूरी वेसल अपने वेट के नीचे दब गई। एक लाउड क्रैक के साथ टाइटैनिक 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। वो जल्दी से ओशन में डूब गया, जबकि स्टर्न कुछ समय तक फ्लोट हुआ और फिर डूब गया। फिर कुछ ही मिनट्स में टाइटैनिक गायब हो गई। 1500 से ज्यादा लोग ठंडे पानी में छोड़कर। पानी काफी फ्रीजिंग था, लगभग 28 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -2 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंडा कि हाइपोथर्मिया कुछ ही मिनट्स में सेट हो सकती थी। काफी लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं थी जो पानी में बचे। वो अफ्लोट रहने की कोशिश करते रहे, मदद के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक कोई मदद नहीं आई। RMS कार्पेथिया, एक और शिप जो टाइटैनिक के डिस्ट्रेस सिग्नल को रिसीव कर चुकी थी, लगभग सुबह 4 बजे पहुंची। कार्पेथिया ने बचे हुए लाइफ बोट पैसेंजर को रेस्क्यू करना शुरू किया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा लोग ठंडे पानी के कारण मर चुके थे। पैथिया के अराइवल से पहले लगभग 1500 लोगों का जीवन समाप्त हो चुका था। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया भर में दुख का माहौल था। सर्वाइवर स्टोरी जो सामने आई, उन्होंने लोगों के दिल को हिला दिया। कुछ सर्वाइवर्स को ऐसे गिल्ट महसूस हुआ जो उन्होंने जिंदगी भर सताता रहा, जैसे एक लाइफ बोट में बैठे लोग जो ढूंढने वापस नहीं गए क्योंकि उन्हें डर था कि वो भी डूब जाएंगे। सर्वाइवर्स को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन्हें हॉस्पिटल और शेल्टर प्रोवाइड किया गया। वहां लोगों का सपोर्ट मिला, लेकिन टाइटैनिक डिजास्टर की यादें हमेशा के लिए छप गई। टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया ने समझा कि सेफ्टी रेगुलेशन को बदलने की जरूरत थी। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी 1914 में इम्प्लीमेंट हुई, जिसने हर शिप को लाइफ बोट्स की सफिशिएंट क्वांटिटी कैरी करना मैंडेटरी कर दिया। लाइफ बोट ड्रिल्स को जरूरी बनाया और ओशन में आइसबर्ग वॉच के लिए आइस पेट्रोल्स एस्टेब्लिश किए। टाइटैनिक की लेगेसी हर एक शिप को जो आज ओशन पर सेल करती है उसमें जीवित है, उन सब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के जरिए जो इस ट्रेजिक एक्सीडेंट से सिखाई गई। आज भी जब हम किसी क्रूज शिप पर सफर करते हैं तो टाइटैनिक का लेसन याद रखा जाता है। हर लाइफ बोट ड्रिल, लाइफ जैकेट और सेफ्टी ब्रीफिंग एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हम नेचर की पावर और अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 1985 में ओशनोग्राफर रॉबर्ट बेलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक की wreck डिस्कवर। शिप ओशन के 2 मील नीचे तल में डूबा पड़ा, 2 मेन सेक्शन में टूटकर और डेब्रिस पूरी सी बेड पर बिखरी हुई। शिप का रैक दिखने पर कई हॉन्टिंग डिटेल सामने आई, जैसे ऑर्नेट चैंडिलियर्स, टूटी हुई प्लेट्स और कुछ शूज जो पैसेंजर्स ने छोड़ दिए थे। ये एक घोंसले टाइम कैप्सूल जैसा था
जो डिजास्टर के पल को परफेक्टली प्रिजर्व कर रहा था। तब से कई एक्सपेडिशन टाइटैनिक के रैक को एक्सप्लोर कर चुकी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स और सबमर्सिबल्स, जो शिप के बचे हुए हिस्सों को डॉक्यूमेंट कर सके। उन्होंने फैसिनेटिंग आर्टिफैक्ट्स भी अनकवर किए हैं, जैसे लगेज का एक हिस्सा, ज्वेलरी। लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लोरर ने देखा टाइटैनिक धीरे धीरे डिटोरेट हो रही है रस्ट ईटिंग बैक्टीरिया के कारण, जो मतलब ये है कि शिप हमेशा के लिए नहीं रहेगी। टाइम और नेचर का असर रैक पर लगातार पड़ता जा रहा है, लेकिन एफर्ट्स चल रहे हैं कि जो कुछ भी प्रिजर्व किया जा सकता है उसे प्रिजर्व किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि टाइटैनिक को एक मेमोरियल के रूप में अनडिस्टर्ब रहना चाहिए, जबकि कुछ लोग और एक्सप्लोरेशन करने के हक में हैं, ताकि और ज़्यादा जाना जा सके इस आइकॉनिक डिजास्टर के बारे में। टाइटैनिक की कहानी एक ट्रेजेडी है, लेकिन ये एक लेसन भी है जो हमेशा याद रखने लायक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाइटैनिक के डूबने की। इसने सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि इंसानियत के एक हिस्से को भी डुबा दिया। आज की दुनिया में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सेफ्टी, प्रिपरेशन और हमारी चॉइसेस कभी भी छोटी नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको टाइटैनिक के बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, या आपने क्या नया सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो। टाटा, बाय बाय।